गुड मॉर्निंग। आज के हम इस वीडियो में कुछ सेट प्रश्नों की बात करेंगे। जैसे सेट 12 क्या कह रहा है। सेट 12 में फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए। किसी चालक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए। याद होगा आप लोगों को हम बताए थे, ऐसे यदि बिना क्षेत्रफल में परिवर्तन किए लंबाई डबल करेंगे तो प्रतिरोध डबल हो जाएगा। बिना क्षेत्रफल में परिवर्तन किए लंबाई डबल करेंगे तो प्रतिरोध डबल होगा, लेकिन यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ लंबाई डबल करेंगे प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो खींचकर लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो 4 गुना। सूत्र कौन सा होगा, तो R2 = n² × R1। R2 = n² × R1। तो 1 का आपका हो जाएगा C। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो समरूप होता है, त्वरित होता है, अपसरित होता है, सरकता है। बहादुर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है सरकता है, ड्रिफ्ट होता है, विस्थापित, अपसरित होता है। किरचॉफ के बिंदु नियम किसका पालन करता है, तो किरचॉफ का जो बिंदु नियम यानी प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, और दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। चौथा प्रश्न है, यदि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, 1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, उसको जोड़ेंगे तो मिनिमम कितना मान मिलेगा। तो पहले तो हम आपको बता दें कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध घट जाता है। तो यहाँ पर मिनिमम प्रतिरोध निकालना है, यानी कम करना है, तो समानांतर क्रम में ही जोड़ेंगे, और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो मिनिमम आपका 1/3 मिल जाएगा। अब कैसा सूत्र होगा, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो r का मान 1/3 मिलेगा। 5 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 2 सेल है जिनके विद्युत वाहक, ये न्यूमेरिकल भी है आपका। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल भी है। 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा। चलिए देखते हैं बहादुर, समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा। 2 गो सेल है, इस तरह से है, E1 R1 E2 R2। ये आपका फाइनल केस है। इससे धारा निकला I1, इससे धारा निकला I2, टोटल धारा हो गया I। तो I = हो जाएगा I1 प्लस I2। I = I1 प्लस I2। तो I = हम बात करें तो E/R, I1 = E/R1, I2 = E2/R2। अब हमें R का वैल्यू यहां रखना है समीकरण 1 में। तो चूंकि दोनों सेल समानांतर क्रम में है तो दोनों सेल का प्रतिरोध भी समानांतर क्रम में होगा। तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R = R1 × R2, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। तो पलट देंगे तो R = R1 × R2 बटा R1 प्लस R2। R = R1 × R2 बटा R1 प्लस R2। तो R के जगह पर रखेंगे हम, तो E/R = E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 × R2। अब R का मान हम रखेंगे वहां से, तो R1 × R2 बटा R1 प्लस R2। ये चल जाएगा ऊपर, तो फाइनली E बराबर हो जाएगा E × R1 प्लस R2 बटा R1 × R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 × R2। ये कट जाएगा और ये चलाएगा बटा में, तो E = हो जाएगा
E1R2 प्लस E2R1 बटा R1 प्लस R2। ये आपका एक न्यूमेरिकल भी है, साथ ही साथ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है। दो सेल जब समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो समतुल्य विद्युतवाहक बल का सूत्र यही होता है, E1R2 प्लस E2R1 बटा R1 प्लस R2। E1R2 प्लस E2R1 बटा R1 प्लस R2, ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करें, जब एक समविभव क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, समविभव क्षेत्र में यानी विभव बराबर है, और जब विभव बराबर है तो समविभव तल हो गया। और समविभव तल में यदि इलेक्ट्रॉन चलेगा, समविभव तल में जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो बहुत पहले भी बता चुके हैं कि समविभव तल में आवेश को चलने से कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, तो कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। तो पहले तो 5 का सी, 5 का बी और 6 का सी। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे हम, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। व्हीटस्टोन सेतु से मापा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? तो छोटा प्रतिरोध, बड़ा प्रतिरोध यानी प्रतिरोध मापा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोध मापा जाता है, छोटा और बड़ा दोनों, यानी 8 का सी। व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोध मापने वाला सिस्टम है। व्हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोध मापा जाता है। विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप हो तो धारा का प्रवाह। बहादुर, गैल्वेनोमीटर में जब कोई विक्षेप ना हो, जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा बह नहीं रहा है। गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा का मान शून्य होता है। गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान शून्य होता है, तो धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता, यानी गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहता है। 9 का बी। 10 नंबर, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर। विभव मापी में यदि तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो संतुलन बिंदु, ये आपको हम पढ़ाए नहीं है, विभव मापी और विभव मापी के अनुप्रयोग ये पढ़ाए नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल है। विभव मापी और विभव मापी के प्रयोग ये आपके प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल के बुक में भी आपको मिलेंगे, कोई भी प्रैक्टिकल का बुक खोलिएगा उसमें आपको मिल जाएगा। 11 नंबर, एक विभव मापी की तार की लंबाई L है। तार के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई पर विद्युतवाहक बल E का एक सेल संतुलित होता है। यदि तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दी जाए तो तार द्वारा किस लंबाई पर संतुलन बिंदु मिलेगा? चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। न्यूमेरिकल है, पहले ये यदि किन्हीं को उतारना होगा न्यूमेरिकल तो वीडियो को रुक करके आप इस न्यूमेरिकल को उतार सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का देखते हैं। कह रहा है कि जब लंबाई L है तो संतुलन बिंदु L/3 है। जब लंबाई L है तो संतुलन बिंदु L/3 है। जब लंबाई L है तो संतुलन बिंदु L/3 है। तो जब लंबाई L/2 से बढ़ा देंगे तो संतुलन बिंदु कितना होगा? पहले हम लोग समझते हैं। शुरू में लंबाई L था और अब लंबाई हो गया L प्लस L/2 यानी 3L/2 हो गया है, बढ़ गया। तो लंबाई जब L था तो संतुलन बिंदु L/3 पर था। जब लंबाई L था तो संतुलन बिंदु L/3 पर। जब लंबाई 1 हुआ तो संतुलन बिंदु L/3/L पर। जब लंबाई 3L/2 हुआ तो संतुलन बिंदु L/3L गुना 3L/2। 3L से 3L कटेगा, संतुलन बिंदु L/2 पर हुआ। संतुलन बिंदु L/2 पर 11 का A। ये जरूर याद रखिएगा। जब लंबाई L था तो संतुलन बिंदु L/3 पर था। जब लंबाई 1 हुआ तो संतुलन बिंदु L/3 इंटू L हुआ। जब लंबाई 3L/2 हुआ तो संतुलन बिंदु L/2 पर हो गया। 12 नंबर, किसी विभवमापी की सुग्राहिकता बढ़ाने के लिए, ये तो मैंने पढ़ाई नहीं हुआ है आप लोगों को, विभवमापी की सुग्राहिकता बढ़ाने के लिए
तार की लंबाई, तार के क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। मैंने अब हम क्या आपको बताया, सुग्राह्यता का सूत्र जो होता है थीटा बाई आई इक्वल टू एन बी ए बाई सी होता है। सुग्राह्यता इक्वल टू एन बी ए बाई सी, एन बी ए बाई सी। फेरों की संख्या बढ़ेगी तो भी बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। फेरों की संख्या बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, धारा घटेगा तो बढ़ेगा। तो देख लीजिए, क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए, धारा घटना चाहिए, और धारा को बढ़ा देना चाहिए। नहीं, इसका दो आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल को बढ़ाना और धारा को घटाना, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। 12 में ए भी हो जाएगा और सी भी हो सकता है, 12 का ए और सी दोनों हो सकता है। तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार। तांबा मतलब एक धातु, जर्मेनियम मतलब अर्धचालक। एक धातु है और एक अर्धचालक है, तो धातु का अल्फा धनात्मक होता है और जर्मेनियम का अल्फा ऋणात्मक होता है, अर्धचालक का अल्फा ऋणात्मक होता है, याद होगा आप लोगों को। तो तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तापमान कम किया जा रहा है, तो बहादुर धातु में याद होगा, धातु में तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। और अर्धचालक में तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, और तापमान घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी तांबा का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा, तांबा का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तांबा का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तांबा धातु है और इसका अल्फा ऋणात्मक होता है, जर्मेनियम अर्धचालक है, सॉरी तांबा धातु है, इसका अल्फा धनात्मक होता है, और जर्मेनियम अर्धचालक है और इसका अल्फा ऋणात्मक होता है। 14 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है बहादुर। किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। 15 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है। एक सूखे सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट है। विद्युतवाहक बल दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 0.5 ओम। यदि सेल को एक बाहरी प्रतिरोध 1 ओम से जोड़ दिया जाए, बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर धारा भेजता, अच्छा धारा दिया हुआ 1 एम्पियर, धारा दिया हुआ 1 एम्पियर, तो कह रहे कि सेल का विभवांतर क्या होगा, भी निकालिए। तो E बराबर V प्लस आई आर, E बराबर V प्लस आई आर। E का मान 1.5, V का निकालना है, I का 1, R का 0.5, 0.5 आके घट जाएगा, V बराबर 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी। 17 देखिए, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काट करके उसे समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया। 4 बराबर टुकड़ों में काट करके समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया। सूत्र होता है R2 बराबर R1 बटा एन स्क्वायर, R2 बराबर R1 बटा एन स्क्वायर। तो R1 का मान 1 दिया हुआ है और N का मान 4 टुकड़ा, तो 4 का स्क्वायर यानी 1 बटा में 16 ओम, 1 बटा 16 ओम। 17 का डी, 17 का डी। ये रहा आपका सेट 12 के 1 से लेकर 17 तक ऑब्जेक्टिव। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था। इसका सब्जेक्टिव देखिए आप लोग, किसी चालक द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये न्यूमेरिकल यदि किन्हीं को उतारना होगा तो उतार सकते हैं, वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट लेकर के भी उतार सकते हैं। प्रश्न है कि किसी चालक द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो उत्सर्जित ऊष्मा का जो परिमाण है वो प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है।
चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है और धारा प्रवाह में लगे समय के समानुपाती होता है। यानी विद्युत धारा पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। विद्युत धारा पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। ऊष्मा जो है धारा के वर्ग के समानुपाती है, चालक के प्रतिरोध के समानुपाती है और धारा प्रवाह में लगे समय के समानुपाती है। दूसरा है फ्यूज तार के दो विशेष गुण क्या हैं। तो फ्यूज तार के दो गुण क्या है? तो कम प्रतिरोध, कम गलनांक। कम प्रतिरोध, कम गलनांक। जल्दी गलनांक कम रहेगा, तुरंत गल जाएगा यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो। तीसरा, कई सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ने का लाभ एवं हानि बताइए। अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। कई सेलों को यदि हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका लाभ और हानि क्या है? आंसर ध्यान से सुनिएगा। कई सेलों, नए सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर एक सेल से प्राप्त धारा का मान समूह से प्राप्त धारा के मान के ही बराबर होता है। इसीलिए समानांतर क्रम समूहन में नए सेलों को जोड़ना लाभदायक नहीं होता है, यह हानि है। लेकिन जब पुराने सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो एक सेल से प्राप्त धारा का मान समूह से प्राप्त कुल धारा के मान में सेलों की संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है। फिर से एक बार सुनिएगा। सेलों के समानांतर क्रम समूहन में पुराने सेल जोड़ने पर समूहन में सेलों की संख्या से प्राप्त धारा का मान एक सेल से प्राप्त धारा के पूर्णांक गुणक होता है। यानी जैसे जैसे पुराने सेलों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे टोटल धारा का मान भी बढ़ेगा। एक बार फिर सुनिए। सेलों के समानांतर क्रम समूहन में नए सेलों को जोड़ने पर समूह से प्राप्त धारा का मान एक सेल से प्राप्त धारा के मान के ही बराबर होता है। अतः सेलों का समानांतर क्रम समूहन नए सेलों में लाभदायक नहीं होता है। लेकिन सेलों के पुराने सेलों को जब सेलों के समानांतर क्रम समूहन में जोड़ा जाता है तो समूह से प्राप्त धारा का मान एक सेल से प्राप्त धारा के मान का पूर्णांक गुणक होता है। यह समानांतर क्रम समूहन में पुराने सेल जोड़ने से लाभदायक होता है। चौथा है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत को लिखें। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त परिपथ को दर्शाएं। यानी टोटल व्हीटस्टोन सेतु जो पढ़ाया गया है शुरू से लेकर लास्ट तक। 5 नंबर, एक विभवमापी के सिद्धांत को लिखिए। दो प्राथमिक सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना करने के लिए एक परिपथ खींचे। ये आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा, जो विभवमापी और उसके अनुप्रयोग पढ़ाए वहां पर। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से क्या तात्पर्य है, समझा कर लिखें। यह भी आपको कॉपी में डायरेक्ट मिल जाएगा। विभवमापी का सिद्धांत लिखें और इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ आरेख खींचे। यह भी आपका विभवमापी का अनुप्रयोग है। 8वां है नाइक्रोम के तार का उपयोग ऊष्मीय यंत्रों में क्यों किया जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि नाइक्रोम के तार का विशिष्ट प्रतिरोध गुणांक, विशिष्ट तापक्रम प्रतिरोध गुणांक का मान 0 होता है। चूंकि हम जानते हैं कि नाइक्रोम के तार का विशिष्ट प्रतिरोध तापक्रम गुणांक का मान 0 होता है, जिससे तापमान बदलने से प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि नाइक्रोम के तार का उपयोग ऊष्मीय यंत्रों में किया जाता है। नाइक्रोम के तार का उपयोग ऊष्मीय यंत्रों में किया जाता है। अगला है किरचॉफ के प्रथम नियम की विशेषता लिखें। तो किरचॉफ के प्रथम नियम की विशेषता आपको डायरेक्ट कॉपी में मिल जाएगा। इस तरह आपका सेट 12 समाप्त हुआ। सेट 12 में यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं। अगले क्लास में हम सेट 13 लेकर के मिलेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।